क्या बोल में टक्कर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज आप टक्कर देखेंगे डॉक्टर संबित पात्रा और रागिनी नायक के बीच में। और जो मुद्दा हम उठाएंगे वो ये है कि ये चुनाव नहीं आसान। समझ में तो आ रहा होगा दोनों ही पार्टियों को, तभी इतनी मेहनत हो रही है। तालियों के साथ उस जनता का स्वागत जो आज सवाल दागेगी इन दोनों नेताओं के सामने। युवा हैं जो मैनेजमेंट और जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, कई वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी अपने सवाल दागेंगे। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर और आपको दिखाते हैं कि चुनाव नहीं आसान। एक तरफ दोनों ही तरफ गठबंधन में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। एक तरफ बीते दिन ही आपने देखा कांग्रेस के साथ आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा जिनको बिहार में समेटने की कोशिश कर रहे थे संबित पात्रा जी, वो साथ जुड़ नहीं पाए। दूसरी तरफ टीडीपी छोड़कर राहुल गांधी की तरफ एक एक करके ये जो भगदड़ की स्थिति है उसकी वजह से 2019 में हम कह रहे हैं ये चुनाव नहीं आसान। और चुनाव नहीं आसान तो क्या करते हैं नेता, प्रभु राम को उतारते हैं, फिर हनुमान जी भी आ जाते हैं। हनुमान जी के अलग अलग जाति बताई जा रही है, धर्म बताया जा रहा है। इन्हीं सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि ये चुनाव नहीं आसान। ये रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़कर कांग्रेस वाले गठबंधन का दामन थामा, विपक्ष की विचारधारा मजबूत हो गई कि हमारे परिवार में उपेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पार्टी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये विचारधारा से जुड़ा हुआ गठबंधन है। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बड़ी है, उस डर के कारण अलायंस हो रही है। दस्तक दे रहा है चुनावी साल, लिहाजा सियासत हो रही है कमाल। कल जो मोदी के गुण गाया करते थे, आज राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। कर्ज माफी की बात किसानों के लिए उन्होंने की। यह तो कथनी और करनी में कितनी समानता है, इस बात का परिचायक है कि कहा चुनाव में और कर दिखाया। पहली कलम जो सरकार की चली कर्ज माफी के लिए, किसानों के लिए चली। उनकी पूरी सेना तो उनके साथ गई नहीं, अकेले उपेंद्र जी गए हैं। और मुझे लगता है कि वो एक डूबते हुए जहाज पर बैठ गए। हड़कंप विपक्षी खेमे में भी है, एकजुटता दिख तो रही है, नए लोगों का स्वागत भी हो रहा है। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कांग्रेस को बाहर छोड़ दिया है। वो चल रही है, वो तो सही चल रही है, गलत थोड़ी चल रही है। यानी माने कि अगले आम चुनाव में सपा बसपा गठबंधन होगा, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बीच अमित शाह अपना कुनबा बचाने में जुटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद रामविलास पासवान ने दबाव बढ़ा दिया है और जेडीयू पासवान के कदम को सही ठहरा रही है। देखिए बातचीत अभी चल रही है, कब तक हो जाएगा? देखिए उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी, और हमें प्रसन्नता है कि अमित शाह जी ने इनिशिएटिव लेकर के दोनों को बुला करके बातचीत की है एंड होपफुली सब ठीक हो जाएगा। बेचैनी दोनों ओर है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में ज्यादा होना लाजमी है। लिहाजा बीजेपी ने उन मुद्दों पर जोर देना शुरू कर दिया है जिसमें पार्टी को जीत का रास्ता बनाने की उम्मीद दिखती है। राम मंदिर पर संघ के साथ चर्चा हो रही है, साधु संतों के साथ भी माथापच्ची हो रही है और सांसदों को भी रणनीतियां बताई जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी ने हनुमान जी की भी एंट्री करा। जहाँ तक हमारा मानना है, योगी ने पहले बजरंगबली को दलित बताया और अब उन्हें मुसलमान बताया जा रहा है। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, जीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। इस बीच बुलंदशहर हिंसा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब एक बार फिर गाय भी सुर्खियों में है। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के। लाखों करोड़ों वर्ष से गाय के बारे में लोग अपने बलिदान देते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। नसीरुद्दीन का या बाकियों का बयान यह है जन क्रांति का, देश के स्वतंत्रता संग्राम का और जन आस्थाओं का घोर अपमान है। ये चुनाव नहीं है आसान, ये बात विरोधी खेमे को भी समझ में आ रही है और सत्ताधारियों को भी। शायद इसलिए अमित शाह ने 2019 को पानीपत की जंग कहा। बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा, अगर हम पानीपत की लड़ाई नहीं हारते तो देश में अंग्रेजों का शासन कभी नहीं आता।
2019 का चुनाव पानीपत की लड़ाई जैसा है। आज हमारे सारे विरोधी एकत्रित हो गए हैं, पर मैं विरोधियों से डरता नहीं हूं। विरोधी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। राज्यों में बीजेपी की हार से उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन यह समझना ठीक नहीं है कि बीजेपी कमजोर हो गई है। तय मानिए, चुनाव दमदार होगा। आज तक ब्यूरो। है ना, ये चुनाव नहीं आसान। और इसीलिए संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ये जो गठबंधन में आपके तमाम साथी थे, उधर जाके राहुल गांधी के साथ गुलदस्ते एक्सचेंज कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपको? कोई साथ नहीं खड़ा होना चाहता आपके साथ 2019 में? क्या संकेत है? रामविलास पासवान भी चुनौती दे रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं। देखिए, वो गुलदस्ते देते रहे और ये गुलदस्ते लेते रहे। हमें वोट से मतलब है, हम वोट लेंगे और जनता वोट देगी। और जहां तक ये लेन देन का सवाल है और ये गठबंधन का सवाल है, याद करिए अंजना जी, मैं भी यही था, मेरी बहन रागिनी भी यही थी और आप भी यही थे जब हम उत्तर प्रदेश के समय देख रहे थे कि राहुल जी को किस प्रकार साइकिल के पीछे बैठाया गया था। और दोनों जो अच्छे लड़के, अच्छे लड़के, आजकल बोल रहे हैं कि लड़के, मगर वो जो अच्छे लड़के कह रहे थे कि हमें साथ पसंद है, यूपी को साथ पसंद है, कुल मिला के यूपी को साथ पसंद था, मगर वो सब कुछ छोड़ दीजिए। देखिए, आज आप एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मैं आज तक हमेशा देखता हूं, सुबह उठते आज तक देखता हूं और शाम को सोने से पहले आज तक बहुत अच्छा, वाजपेयी जी भी देखते थे। हेडलाइन में मैंने देखा कि परसों अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, हम तो 2 सीट देंगे, जो आपने अटकलियां लगाई थी कि 2 सीट मिलने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने वाली है, अगर ममता बनर्जी सीट देने को तैयार नहीं है, मायावती जी सीट देने को तैयार नहीं है, तो हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुल मिला के 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो चुनाव 100 सीटों में लड़ रहे हैं जो पार्टी, वो किस चीज का सपना देख रही है? आप पूछ लीजिए। आप नाहक ही खुश हो रही हैं। देखिए, 3 प्रदेशों की जीत के बाद खुशी तो लाजमी है, पर जो बड़ा सवाल आपने पूछा कि ये चुनाव नहीं आसान, तो मैं आपको कह दूं कि पनघट की डगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस अगर बचा तब तक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि इनके ठग बंधन की गांठ, कलई और पोल सब एक साथ खुल रहे हैं। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक हर गठबंधन का साथी इनसे छिटकता जा रहा है। न सिर्फ इन्होंने जनता के साथ दगाबाजी की, पर असल में अपने साथियों के साथ ही दगाबाजी करनी शुरू कर दी। तो अपनी कमजोरियों का आकलन करने के बजाय ये इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल पूरे देश में 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अंततः ये कांग्रेस पार्टी से इतने खौफजदा हैं कि ये चाहते हैं कि कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मिल पाए। मैं आपको जवाब मैं आपको नहीं बता सकती, पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते जो निर्णय नहीं हुआ 3 दलों के बीच में, वो मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूं कि 7 सीटों पर जो चर्चा कल पासवान जी के साथ चल रही थी, उसका कोई निर्णय निकल कर नहीं आया। लेकिन अटकलें लगाकर 2 सीटें देने का काम जो संबित पात्रा कर रहे हैं, वो उसको मैं पूरी तरीके से खारिज करती हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को क्या जरूरत थी हमें समर्थन देने की, अगर वो हमारा साथ नहीं चाहते और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है। पर नरेश गुजराल अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें नहीं आएंगी, चिराग पासवान कहें कि राहुल गांधी उम्दा काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए मुद्दों से भटक रहा है, टीडीपी चली जाए, शिवसेना आंख दिखाए, कुशवाहा जी कहें कि इन्होंने संविधान को ही खतरे में डाल दिया है, वो इनके लिए समस्या नहीं है। इनके लिए कांग्रेस पार्टी पर छींटाकशी करना बड़ा मकसद है। पर मैं बता रही हूं आपको कि नीतियों की लड़ाई में, विचारधारा की लड़ाई में सच में मोदी जी अकेले पड़ते जा रहे हैं और ये आने वाले तख्ता पलट का बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, जहां तक मोदी जी अकेले पड़े जा रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को कि मोदी जी अकेले पड़े जा रहे हैं। ये तो शुरू से कहते थे वो तो अकेले हैं, वो तो अकेले हैं। आप तो उनको डिक्टेटर तक कहते थे। 40-42 सीटों का एक एक करके बोल ले आराम से, मुझे लगता है अच्छा रहेगा डिबेट में, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, एक बात मैंने पूछा आपको, ये चुनाव तो सीटों पे होता है, चुनाव हवा में तो नहीं होता है। मेरी बहन ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में हमें कितनी सीट देंगी, प्रवक्ता होने के नाते मैं नहीं जानती। मगर हमारे एक सेकंड अंजना जी, अगर मैं भी इनके पीछे बोलूंगा तो ये डिबेट का लेवल खत्म हो जाएगा। आराम से आपने कहा कि आप बता नहीं सकती है प्रवक्ता होने के नाते, मैं भी नहीं बता सकता हूं, मैं मानता हूं। मगर हमारे पार्टी के अंदर किसने नाराजगी जाहिर की, कौन कहां वो सब पता है। हमारे पार्टी के अंदर सब पता है, इनके अंदर क्या हो रहा है यही नहीं पता है इनको। ये तो कमाल की प्रवक्ता है, बताइए। दूसरी बात, हाँ जवाब जो आप ही दीजिएगा और कौन देगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं,
देखिए कल मैं वो सीन देख रहा था, बिहार में वो सब बैठे हुए थे, इनको ठगबंधन कह रहे थे। ठगबंधन हमारा शब्द था, इन्होंने चोरी कर दिया, अच्छी बात है। ठगबंधन मतलब कुशवाहा जी को ठग कह रहे हैं, ठगबंधन से गए हुए ठग कह रहे हैं, खुद ही उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ठग भी कह रहे हैं। वो सीन याद करिए, एक तरफ शरद यादव 0 सीट, कोई सीट नहीं है, ना कोई सीट पे लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ कौन बैठे हुए हैं? लालू प्रसाद यादव जी के बेटे श्री। मुझे एक बात अंजना जी बता दीजिए, यहाँ पे युवक बैठा हुआ है, ये सारे लोग देश को बचाने, ये संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचा देंगे, फलाना बचा देंगे, ढिकड़ा बचा देंगे, ये क्या बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं? केवल अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमार दुख बबुआ की हुई। लालू प्रसाद यादव की क्या चिंता है? लालू प्रसाद यादव एकदम रॉकेट की गति से सड़क बनाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से सड़क बना देंगे, एकदम गाड़ी चलेगी, फिर बुलेट ट्रेन आ जाएगा और उसके बाद सब गरीबों की गरीबी दूर कर, इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं। वो चारा वारा खा के जेल के अंदर बैठे हैं, जेल में खाली सब हमार दुई बबुआ की हुई, हमार दुई बबुआ की हुई। और वहां पर जो बैठे हुए हैं नहीं, वहां पर अखिलेश मुलायम सिंह यादव एक हफ्ते पहले मुलायम सिंह यादव एक हफ्ते पहले मुलायम सिंह यादव गए थे रैली, अपने भाई की रैली में गए थे और अपने भाई के सर पे हाथ रखे शिवपाल जी को आशीर्वाद देने के बदले वहां बोल रहे थे अखिलेश जी को वोट दे देना, अखिलेश को वोट देना। वो भी सोच रहे हैं मेरा बबुआ का क्या होगा, उसके साइकिल का क्या होगा। और आदरणीय सोनिया जी भी आपको लग रहा है क्या सोच रही है कि देश को सोनी की चिड़िया बनानी है? नहीं, व्हाट विल हैपन टू राहुल गांधी? केवल मोदी सोच रहे हैं देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ वो ताकतें जो सोच रही है हमारे बच्चों का क्या होगा, और एक तरफ वो ताकतें जो सोच रहे हैं देश का क्या होगा। आप मोदी को निपटाने के लड़ रहे हैं, हम देश को जिताने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी का नारा गरीबी मुक्त भारत नहीं था, भूखमरी मुक्त भारत नहीं था, महिलाओं के सम्मान के लिए नारा देने वालों के मैं कहती हूं कि उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हमने बढ़ोतरी बलात्कारों में और महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में देखी, किसानों की दुर्गति होते देखी, जवानों की शहादत देखी। और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो पता नहीं विकास की कौन सी गंगा बहा दी है। हमने तो कभी कहा ही नहीं, आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत करके दिखाएंगे। आज पूरे हिंदी हार्टलैंड में जो नीली लहर बही है उसने आपके कांग्रेस मुक्त भारत को ही, मैं कहती हूं, उस नारे को चूर चूर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि हम किसी को मुक्त करना नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार ने भी कोई अच्छा काम किया हम उसे भी आगे लेकर जाना चाहेंगे और उसे आगे लेकर जाएंगे। तो नकारात्मक राजनीति और सकारात्मक राजनीति का ये फर्क है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आप बबुओं की बात कर रहे हैं, ये अनुराग ठाकुर किसके बबुए हैं? ये पंकजा मुंडे किसकी पुत्री हैं? ये धर्मेंद्र सिंह किसके बेटे हैं? ये पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? अरे आप जनता को राष्ट्रीय चैनल पर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे उतना बोलने दीजिए। आप भी कांग्रेस हो गए। अंजना जी, मुझे पूरा करने दीजिए। ठीक है, पूरा प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। आप कह रहे हैं ठगबंधन आपका इसलिए है क्योंकि आपने अपने साथियों को ही ठगने का काम किया। 50 लाख डीएनए के सैंपल भेजने वाले थे ना नीतीश जी मोदी जी को कि चेक करवा के वापस भेजिए कि बिहारियों का डीएनए क्या है। वो 50 लाख सैंपल कहां रह गए? मुझे तो आज तक पता चला नहीं। बोली लगा के बिहार के लिए कहा था 70,000 करोड़, नहीं 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपया दूंगा। सत्ता के लालच में आप 1.25 लाख करोड़ रुपया, नीतीश जी भी भूल गए, आप भी भूल गए। महागठबंधन जो बिहार में बना था, जिसको जनता ने मतादेश दिया, उसको धोखा देने वाले नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख आपने भोगा है और आप आरोप हम पर लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर सत्ता का लालची कोई है, संवैधानिक संस्थाओं का दमन कोई कर रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 70 साल के इतिहास में आरबीआई गवर्नर ने क्या कभी इस्तीफा दिया था? क्या कभी आईबी ने सीबीआई के ऊपर खुफिया पड़ताल करनी शुरू की थी? ठीक है, क्या कभी जज सड़कों पर निकल कर आए थे? नसीरुद्दीन शाह ने भी यही कहा है। रागिनी जी, आप ही की बात को, नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि उन्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है इस देश में। बुलंदशहर के बाद उनका कहना है कि इस देश में इंसान से ज्यादा गाय की जान की कीमत हो गई है। संबित पात्रा जी, वो नसरुद्दीन शाह जी को अभी मैंने व्हाट्सएप में देखा, असली न्यूज क्या है? वो नसरुद्दीन शाह जी के सामने किसी ने वो मर्सी पिटीशन जिस पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था ना, याकूब मेमन को बचाना है, वो रख दिया। तो उन्होंने अरे मेरे बच्चों पे जान पे खतरा है। अब अगर आतंकवादियों के मर्सी पिटीशन पे आप साइन करते हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, 200 लोगों को जिसने बम से उड़ा दिया, 92 और 93 में जहां नसरुद्दीन साहब मुंबई में रहते हैं, वहां बम धमाकों से 200 से अधिक हिंदुस्तानी मारे गए। उस समय उनको डर नहीं लगा, उस समय वो धमाके उनको धमाके नहीं लगे, वो याकूब मेमन उनको अपना लगा। और आज उनको हिंदुस्तान बेगाना लग रहा है, हिंदुस्तान में डर लग रहा है। मैं नसरुद्दीन शाह जी का फैन हूं, बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ हूं। वेडनेसडे में तो सही थे, थर्सडे को कुछ गड़बड़ हो गया है। वेडनेसडे में सही थे, जैसे ही थर्सडे आया वो गड़बड़ हो गए।
और दूसरी बात अभी मेरी बहन ने बहुत कुछ कहा है, मैंने लिख भी लिया जल्दी से। देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। चलिए, कांग्रेस मुक्त भारत का तो हमने परिभाषा भी दे दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत था। मगर अगर आपको अखिलेश जी सीट नहीं देंगे, 2 सीटों पे उत्तर प्रदेश पे लड़ेंगे, अगर ममता जी आपको सीट नहीं देंगी, अगर आपको डीएमके सीट नहीं देगा, तो आप बताइए कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाएंगे या अपने आप बन जाएगा? तीसरी बात इन्होंने कहा कि बिहारियों को लेकर, मैं बिहारियों के ऊपर स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि वो डीएनए एग्जाम का क्या हुआ। एक आदमी ने उन सारे बालों का, जो बाल उस समय दिए थे इन लोगों ने काट के, उसका डीएनए परीक्षण कर लिया है। कमलनाथ जी रोज कौन बिहारी है मध्य प्रदेश में उसको बिल्कुल नहीं आपने कहा, मैं सुना। देखिए अंजना जी, मैंने सुना था, और रागिनी जी मैंने पूरा आपको सुना। इस प्रकार से अगर दोनों बीच में बोले तो डिबेट खराब होगा। मैं कंप्लीट कर लूं। कमलनाथ जी ने परसों क्या बयान दिया कि बिहारियों को मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी, बिहारियों को मध्य प्रदेश में स्वागत नहीं है। कौन डीएनए चेक कर रहा है बैठ के मध्य प्रदेश? कितना शर्मनाक है। कौन डीएनए चेक कर रहा है मध्य प्रदेश? रागिनी जी, कितना शर्मनाक है। मध्य प्रदेश क्या बिहारी नहीं जा सकते हैं? वो शंकर सिंह गोहिल जो कल बैठे हुए थे मंच पे, आप बता दीजिए शंकर सिंह गोहिल जिन्होंने बिहारियों के खिलाफ गुजरात में कहा। रागिनी जी, मैं भी बीच में बोल सकता हूँ। कमलनाथ नहीं बनते अगर वो भी दूसरे राज्यों में नहीं गए होते। और अंजना जी यहाँ भी मंच पे बहुत बिहारी बैठे हैं। मैं बता दूं, बिना बिहार के, बिना मगध के, बिना पाटलिपुत्र के देश नहीं चल सकता है। और मैं आह्वान करता हूं कि कोई भी बिहारी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अब शिवसेना और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। निकालिए। कमलनाथ जी ने ये क्या, आप फिर मैं वही बात, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरे राज्यों के आए हुए लोगों को नहीं। उन्होंने बिहारी ने शब्द कहा है, बिहारी शब्द कहा है उन्होंने, बिहारी कहा है। उन्होंने ये कहा कि प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। शिवसेना ने तो पीट कर भगाया। आपकी तुलना अब शिवसेना से होगी, आपकी तुलना अब शिवसेना से होगी। अब शिवसेना आदर्श है आपके लिए। कांग्रेस ने, कमलनाथ ने ऐसा किया कैसे? कमलनाथ ने ऐसे किया कैसे? हिंदुस्तान के अंदर वो अलग अलग राज्यों पर कैसे बंटवारा करेंगे? ये कभी आप कांग्रेस पार्टी है, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। रागिनी नायक जी, ये शर्मनाक है, आप भी स्वीकारिए। क्या हम तमाम लोग दिल्ली में आके आज ये काम कर पाते अगर इन राज्यों ने ऐसे सोचा होता? क्या कमलनाथ बनते? कमलनाथ किस राज्य से है रागिनी जी? रागिनी जी, कमलनाथ किस राज्य से? कानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के। कानपुर उत्तर प्रदेश के। अब आप मुझे बोलने दो। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल पूछ रही है, जवाब तो देने दीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं चाहती, ना हम भारत को प्रदेशों में इस तरीके राहुल गांधी से ट्वीट कराइए, विभाजित करना चाहते हैं। राहुल गांधी से ट्वीट कराइए। अरे छुट्टी पे है, कैसे करेंगे ट्वीट? अभी शिमला में है। आप भी अंजना जी उनको शांति से बैठने नहीं दे देंगे। हर मुद्दे पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, इस पर क्यों नहीं कर सकते? रागिनी जी, इस पर क्यों नहीं कर सकते? क्या कमलनाथ जी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों प्राथमिकता का क्या अर्थ होता है? एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी? एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है? बात को ट्विस्ट करके, मतलब आप फॉर्म में लिखवाएंगे कि तुम किस राज्य के हो, तोड़ मरोड़ रही तुम बिहार के हो या दूसरे राज्य के हो? रही है बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार की जो सरकार है वो बेहतर अपने प्रदेश में परिस्थितियां बनाने के, अब आप भी उनकी बोली बोलने लगी। आप करके दिखाइए सिद्ध। मतलब आप बाकी जगह से बिहारियों को निकाल देंगे? पीटेगी बिहारियों को, और उसके बाद आप आकर कांग्रेस को प्रवचन देंगे। नहीं है कांग्रेस के एक साथी ने किसी बिहार के साथी के ऊपर हाथ उठाने का काम किया है? मैं सभी बिहारियों से कहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। को चैलेंज करने वाले अब आप पॉलिटिकल फायदा उठाने लगे, अब आप पॉलिटिकल फायदा उठाने लगे। अगला सवाल, क्योंकि भैया आपका असली चेहरा है। मेरा क्वेश्चन संबित पात्रा जी से है। आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि मेरे 2 बबुआ का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू माय सन। मैं कहता हूं कि घर में एक बाप होता है जो पूरे घर को चलाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों युवाओं के लिए क्या कर दिया, जवाब दे दीजिए। ठीक बात है। देखिए, बार बार आप याद करिए, बार बार ये पूछा जाता है कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि नोएडा में ही हम लोग हैं। आप याद करिए, जब हम सरकार में आए थे मात्र 2 मोबाइल फैक्ट्री थी और कुछ ही युवा उसके अंदर नौकरी प्राप्त कर रहे थे। आज 4.5 वर्षों के बाद 102 मोबाइल कंपनियां हैं, 11 मिलियन मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, और उसमें युवाओं को न केवल मोबाइल के माध्यम से अपितु नौकरी के माध्यम से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से 14 करोड़ युवाओं को मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दिए गए हैं, उन लोन के माध्यम से भी युवा आगे बढ़ रहा है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये तीनों ऐसे धुरी है जिसके कारण आज युवा आगे बढ़ रहा है। हर
क्षेत्र में युवा के लिए अगर सड़क भी बनता है तो वो युवा उसका फायदा उठाता है, प्रौढ़ भी उसका फायदा उठाता है, उससे देश को गति मिलती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का विषय हो। जल्दी से देखिए, एक ही युवा है जो परेशान है, वैसे वो वेकेशन में है, मैं उनकी वेकेशन खराब नहीं करूंगा, बाकी सारे युवा खुश हैं, आप परेशान मत होइए। रागिनी जी मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए क्या ये हकीकत क्या ये हकीकत क्या ये हकीकत नहीं? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक राज्य लीजिए गुजरात, एक गुजरात ले लीजिए। गुजरात में पहले महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट, अंजना जी है ना, आप बोलिए, जवाब पूरा कीजिए। गुजरात में पहले बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के पश्चात जिस प्रकार टॉयलेट्स बने हैं, बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट जिस तरह से नीचे गिरा है, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि भविष्य की सोच, एक स्टेट्समैन का विजन होना कितनी बड़ी बात। नौकरी को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। 14 करोड़ का गंभीरता को समझिए। घोष एंड घोष का जो डाटा आया था, 51 लाख युवाओं को मात्र 5.5 महीनों के अंदर विगत वर्ष नौकरी दी गई है। आप बोलिए ना सर, मैं जाके मुंह नहीं बदल सकती, बोलिए ना, आपका मैं नाम ले रही हूँ, आप बोलती है नहीं। मिस नायक प्लीज आंसर, बोलिए रागिनी नायक जी। सबसे बड़ा सवाल जो उस भाई का था, मुझे लगता है वो नौकरियों को लेकर था, जिसपे नरेंद्र मोदी जी साफ जवाब दे चुके हैं। चुनाव में जब दुकान सजाकर सपने बेचने का काम किया तो 2 करोड़ नौकरियां थी। आज कह रहे हैं पकौड़े तलिए, और एक वो विप्लव जी बैठे हैं ना, वो कह रहे थे पान का ठेला लगाइए, और ये सब भी कुछ ना हो तो नाले की गैस का इस्तेमाल करिए, कुछ ना कुछ तो आप बना ही लेंगे। ये भविष्य का दृश्य दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। जहां तक ये बात कर रहे हैं बहुत विकास की, स्किल इंडिया का क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया का 1% पैसा भी ये लोग इस्तेमाल कर नहीं पाए हैं। बिल्कुल नहीं, जहां तक एक मिनट आप रुक जाइए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 4 साल में नीति आयोग कह रहा है कि भारत की दुर्दशा यह है कि 1% की ग्रोथ रेट भी नहीं है, 0.05% की ग्रोथ रेट पे हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि नौजवानों के भविष्य को आगे ले जाना चाहेंगे। अब देश की समस्या यह है कि जब सारे मुद्दे ये विकास के नाम पर, गुजरात की ये बात कर रहे थे, गुजरात में जब चुनाव हुआ, 9 तारीख को चुनाव था, 8 तारीख को ही अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। तो मुद्दों के प्रति कितनी गंभीरता है, वादों के प्रति कितनी गंभीरता है, ये इसी बात से पता चल जाती है। सवाल लड़कियों की ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं आप। लड़कियों के बारे में तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गुजरात की लड़कियां कुपोषित हैं क्योंकि वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं। जहां तक लड़कियों की बात है, शौचालय है, पानी नहीं है, चूल्हा है, गैस नहीं है। आप बार-बार इन सारी चीजों को मुद्दा नहीं बनाना चाहेंगे, केवल ऊपरी। जल्दी से एक जवाब, क्योंकि मुझे अब अगले हिस्से में जाना है इस बहस में। हश्र होगा, बड़े अच्छे दिन का भी होने वाला है। देखिए अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, युवाओं को लेकर, देश को गति को लेकर रागिनी जी ने सवाल पूछे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम सरकार में आए थे, एक स्थिति ऐसी थी 2013 में, जब विश्व बैंक ने कहा था कि भारत में निवेश नहीं करिएगा क्योंकि ये फ्रजाइल 5 कंट्री है। और आज फ्रजाइल 5 से फैबुलस फ्यू तक का ये इस देश ने पूरा जर्नी कंप्लीट किया है। दूसरी बात आप याद करिए, ब्रिक्स देशों में आई गिरने वाला था, आई वाज अबाउट टू फॉल इन ब्रिक्स। आज वो आई, इंडिया एक ब्राइट स्टार की तरह खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा। अगला सवाल, ये क्रिश्चियन मिशेल, ये क्रिस्टल, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। ये एक सवाल है जिसके बाद तमाम प्रवक्ता चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं? अच्छे दिन आ गए, क्यों नहीं आए? अच्छे दिन आ गए, क्यों नहीं आए? अगर 50 गाना नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं आए? अच्छे तो गाना बदल के फिर गाइए ना, अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल बता रहा हूं, पिछली बार गाया था 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत प्रभावी सवाल। मैं आपको आज बिल्कुल एक धार ब्रेथलेस होके बताऊंगा, अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, हाँ अच्छे दिन आए हैं। गाना बनाइए सर। नहीं, मैं गाना बना के बोल रहा हूँ, क्योंकि जनता फिर तय करती है। फील गुड एक बार 2014 में हुआ था। जनता है ना, ताली नहीं बजाएगी तो वो नहीं बजाएगी, अगर बजाएगी तो मैं सक्सेसफुल रहा। मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, अच्छे दिन आए हैं क्योंकि देश में आज 50% लोग जिनके पास अकाउंट नहीं थे, आज जनधन के माध्यम से 33 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला। हाँ, अच्छे दिन। देखिए, ये देखिए, अभी कोरस में ऐसे नहीं गाते बहन, आराम से डफली बजाओ। पूरा गाना पूरा कर लो, फिर तो बात नहीं चलेगी ना, बीच में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू भी आप करें, मैं जवाब दूं। फिर अच्छा, अब इनका सवाल है, अब हो गया सर, कोरस हो गया, आपका कोरस हम जानते हैं, आपका कोरस जानते हैं। जल्दी से मेरा क्वेश्चन संबित पात्रा से पूछिए। सर, आप लोग ना हमेशा बहुत इंथुजियाज्म के साथ अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी बनाते हैं। जैसे यूपी में आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, आज वो कहीं दिखता नहीं। जो सबसे ज्यादा आप इंथुजियाज्म से कर रहे हैं फिलहाल, वो है नाम चेंज करना। आई डोंट थिंक उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हम पे पड़ा है, जिसका रिजल्ट। और चीजें बड़े एंथुजियाज्म से करते हैं, गोत्र पूछते हैं। सर, उससे पता है नौकरी लगेगी युवाओं की। राहुल गांधी के गोत्र से युवाओं की नौकरी लगेगी। मैं जवाब देता हूं। शहरों के नाम बदलने से अच्छे दिन आ जाएंगे। देखिए अंजना जी, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहला विषय है कि जहां तक शहरों का नाम बदलना है, देखिए हम युवा हैं, हम मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली भले ना पड़ता हो, मगर ये हमारे लिए प्राइड का विषय है।
कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति किया कि प्रयागराज नाम इलाहाबाद का क्यों किया गया, मगर मैं गर्व के साथ कहता हूं वो प्रयागराज था, हमने नाम बदला नहीं, असली नाम को लाके स्थापित किया जो हमारे देश का मूल नाम था। कांग्रेस पार्टी को इसमें भी आपत्ति है, उनके तो खैर औरंगजेब हीरो हैं, हमारे हीरो औरंगजेब नहीं है। दूसरी बात, गोत्र पे आपने पूछा, मैं इतना कहना चाहूंगा, गोत्र तो बाद में आया, निकाल के रखिए, वो निकाल के रखिए। एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूं क्योंकि दर्शकों को हम अभी सुनाने वाले हैं। एक सेकंड सर, जासूसी का जो आरोप अब लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर, वो निकाल के रखिएगा। दोनों अपना एक एक लाइन में जवाब पूरा करें, फिर वो सुनाएंगे। जनेऊ कौन निकाल के लाया था कि मैं ऐसा वैसा हिंदू नहीं? आप ही लोग हर जगह बोलते थे कि नहीं है हिंदू नहीं है। पहले गुजरात में बोला कि मैं ऐसा वैसा हिंदू नहीं हूं भैया, मैं कोई वैश्य नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई बैकवर्ड नहीं हूं भैया, मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूं। तो पूछ फिर जनेऊ फिरोज खान के जनेऊधारी हिंदू कैसे आए, ये भी पूछा गया। आपने तीसरा सवाल पूछा कि रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ। देखिए आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, तंदूर कांड का पूरा केस आज कोर्ट पढ़ रही है, उस विषय में आज सुशील के विषय में जो इनके पार्टी के बहुत बड़े अधिकारी थे, इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, हुआ एक महिला को काट करके तंदूर के अंदर जलाया था और एक्सट्रीम क्राइम का एक केस, और आप रोमियो स्क्वाड से जोड़ रहे हैं। अरे भारतीय, मुझे बोलने का पूरी पार्टी की मानसिकता उसकी वजह से आप बता दें। सर मूल मुद्दे पर आइए ना। उसका कहना है कि रोमियो स्क्वाड को बड़े एक्साइटमेंट के साथ आपने शुरू किया, कुछ पता चला नहीं, एक्साइटमेंट के साथ भी किया। और आज भी आप देखिए कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। आप नोएडा में हैं, आप खुद बताइए, पूरी तरह से हम सक्सेसफुल हुए हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगाने में। रागनी, रोमियो स्क्वाड को जिन आशिकों को पकड़ना था जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और जो उन पर लाठियां भांजनी थी, वो उन्होंने बीएचयू में लड़कियों के ऊपर भांज दी जो कह रही थी कि हमारे साथ छेड़खानी होती है, उन लड़कियों की पिटाई कर दी। तो रोमियो स्क्वाड ने क्या किया वो हमें पता चल गया। अब नाम बदलने पे कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि आप अपनी लकीर ऊंची करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रबड़ हाथ में लेके दूसरे की लकीर क्यों मिटाते जाते हैं? आपको 100 स्मार्ट सिटी इलाहाबाद किसकी लकीर थी और उनका नाम बदल के नया नाम रखिए, लेकिन आप नया नहीं बनाएंगे, आप सृजन नहीं करेंगे, आप कुछ नया गढ़ने की काबिलियत नहीं रखते हैं। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमने नाम बदल दिया, उसमें ही हमें श्रेय मिल जाना चाहिए। ले लीजिए श्रेय। वो बहन ने आपसे पूछ लिया कि नाम बदलने से बहन ने पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इलाहाबाद के साथ रहिए, आप मुगल सराय के साथ रहिए, हम नाम बदलने के साथ हैं। फिर अभी कहेंगे लड़ाई हो रही है और ये है। देखिए गोत्र की बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक धार्मिक अनुष्ठान, आप बहुत चिल्ला चिल्ला के पूछते थे औरंगजेब की औलाद है, इसकी औलाद है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, उसमें राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र बता दिया। आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। मैं तो कहती हूँ इंदिरा जी की शादी के पहले का गोत्र लगेगा या बाद का गोत्र लगेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 96 इंची हथेली से उन्होंने जो झापड़ मारा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अंजना जी आपकी अनुमति हो तो। पोखरण का टेस्ट था वो उनके गोत्र से ज्यादा जरूरी है। जो राष्ट्रीयकरण था बैंकों का वो उनके गोत्र से ज्यादा जरूरी है। जो प्रीवी पर्सेस उन्होंने खत्म किए, बोलना पड़ेगा ना। मैं जब अच्छे दिन पे बोलने वाला था, ये कहां बीच में बोलने दे रही थी, तो इसकी आवश्यकता है कि बीच में विश्वास करते हैं। आप इसीलिए लगातार उन मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे गौण हैं, जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से बोलिए क्योंकि मुझे सुनाना है सर, आगे बढ़ना बहस में। आज के मुद्दों पर आइए। देखिए मैं इतना, अभी इन्होंने इंदिरा जी और बांग्लादेश के विषय में कहा, मैं भी उसका सम्मान करता हूं, मगर कल ही वीरप्पा मोइली ने इंडियन एयर चीफ मार्शल को जो भारत के वायुसेना के अध्यक्ष है, उनको झूठा और भ्रष्ट बताया। उससे पहले आर्मी के चीफ को कांग्रेस पार्टी ने सड़क का गुंडा बताया था। इमरान खान फरिश्ते और हमारे इंडिया के आर्मी के चीफ और वायुसेना के अध्यक्ष, फिर आप बोलेंगे लड़ाई हो रहा है, फिर आप बोलेंगे लड़ाई हो रही है। नहीं, आप तुम्हारे नहीं, ये क्या मजाक है? आपकी बारी में वो चुप हो गए। नहीं, ऐसा क्या? अंजना जी मैं कंप्लीट कर लूं। लगातार बोल रहे हैं, ऐसा कांग्रेस। देखिए आप ये बताइए, अंजना जी इस तरह नहीं, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता, आपको रुकना पड़ेगा। आप एक बार इनको बोलिए, जब चुप हो जाएंगे। नहीं, आप अभी खेत प्रकट करिए, शांत। ठीक है, आप देखिए प्लीज रागिनी जी, प्लीज। हाँ, अंजना जी आप ये बताइए, इमरान खान ने मेरा यार जबरदस्त, इमरान खान फरिश्ता, ये सब बोला कांग्रेस पार्टी ने। और उनके कैप्टन कौन है? उनके कैप्टन राहुल गांधी थे। और कल वीरप्पा मोइली ने वायुसेना अध्यक्ष को भ्रष्ट और झूठा बताया। संदीप दीक्षित जो अभी सेक्रेटरी है कांग्रेस, क्यों रिपीट? संदीप दीक्षित अभी सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, प्रमोशन हुआ, सड़क के गुंडे बताया। सम्मान नहीं करते
सम्मान। अरे संजय निरुपम बॉम्बे के अध्यक्ष सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल था, फेक था, झूठ दीजिए। और हाफिज सईद ने कहा इंडिया में एक अच्छी पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है। किसने दिया? इंडिया में एक अच्छी पार्टी है जिसमें कांग्रेस है। हाफिज सईद ने कहा आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर क्यों बुलाया था? गया है कमाल की बात क्या ये सरकार जासूसी करा रही है? इस पर जो घमासान है वो आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलते। और मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्री लोग अंदर सेंटर में कहते हैं कि ये आम लोगों के लिए नहीं, ये तो खाली जहां सिक्योरिटी मामला है तो उसका मामला है कि इतने हालात देश में खराब हो गए मोदी जी के होते कि 130 करोड़ में ही सब खराब हो गए, सभी शक के घेरे में आ गए। पहले इस तरह कहीं जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होता था, यहाँ कोई रीजन या डिस्ट्रिक्ट होता था। भारत की आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 में इस बात का प्रावधान है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स के मॉनिटरिंग की जा सकती है। और 2009 का रूल बना था मनमोहन सिंह की सरकार में, इन दोनों के अंतर्गत नोटिफिकेशन किया गया है। अब यही 9-10 डिफाइंड एजेंसी सीबीआई, एनआईए इत्यादि ये काम कर सकते हैं और हर निर्णय को होम सेक्रेटरी का कंफर्म होना जरूरी है। यहीं से चलिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं और आपसे मेरा सवाल है संबित पात्रा जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब समझ में आया घर घर मोदी का मतलब, आप जासूसी करा रहे हैं। वो इतना डरते क्यों है असदुद्दीन ओवैसी? ऐसा क्या करते हैं जो उनको डर लगे रहता है हमेशा? देखिए 26/11 के बाद ये निर्णय लिया गया देश में कि इंटरसेप्शन और एनएसए ये काम करेंगे और एक बहुत कोडिफाइड तरीके से काम करेंगे जैसे अमेरिका में काम होता है। उस समय 2009 में आप याद करिए कि पूरी तरह से आईटी एक्ट 2000 का था उसको संशोधित किया गया, उसको अमेंड किया गया। ये पावर दिया गया कि किसी भी एक चल इंफॉर्मेशन को, जो सूचना चलती हो, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। उसी में नोटिफाई करने के लिए कहा गया था कि कुछ एजेंसीज को नोटिफाई करना चाहिए जो डाटा को भी इंटरसेप्ट कर सके। हमने 10 एजेंसियों को नोटिफाई किया। जम्मू कश्मीर के पुलिस कमिश्नर, वहां आतंकवादी है, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर आतंकवादी होते हैं, जहां छवि ये बन रही है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फंक्शनिंग का तरीका है, गुजरात में भी वो स्नूपिंग कराते थे, यहां पर भी अब वो इन एजेंसियों के जरिए सब जगह उनकी कान पहुंची हुई है। इसको आप कैसे फाइट करेंगे? गुजरात में किसकी स्नूपिंग कराते थे? कौन सा प्रधानमंत्री ने स्नूपिंग कराया? इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने मना कर दिया कि हम इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हैं। दूसरी बात है, आप बताइए, देखिए ये लोग वो हैं जो याकूब मेमन गुरु के हक में बोलते हैं, हम वो हैं जो कहते हैं आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। ये इनको डरने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे देश के नागरिक है, इनके लिए कानून नहीं है। आतंकवादियों को बचाने की कोशिश, इसीलिए रागिनी नायक जी वो कह रहे हैं कि सबका कोडिफाई करके डेटा और इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम सबका नहीं है, हल्ला करते रहिए, हम लेंगे सबका। अंजना जी इसमें ठीक कर, सबका नहीं, कोडिफाई सबका नहीं। आप देखिए यूनियन में इसको ठीक कर दूं, मैं इसको ठीक कर दूं, सबका नहीं, खराब इंफॉर्मेशन चला। कुछ टेक्निकल बातें इसलिए मैं आपने कहा कि सबका इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन जो 2009 आईटी एक्ट में था कि जिन लोगों पे संदेह है कि उनका लेंगे, वो भी यूनियन होम मिनिस्टर जब उस कागज में हस्ताक्षर करेगा उसके पश्चात ही होगा। इसलिए इस कमरे में बैठे किसी व्यक्ति का भी किसी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से छेड़खानी नहीं। अब आप जवाब सुनिए। अगर कोई आतंकवादी है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकवादी को पकड़िए, जरूर पकड़िए। कहां पकड़ने देते हैं? जैसे पकड़ने जाते हैं, हाय मेरा याकूब मेमन, हाय मेरा याकूब मेमन। अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय 12 बजे बैठकर एक पिटीशन को सुनना चाहता है तो आप उसके ऊपर ही, ये मैं समझ रही हूँ कि आक्षेप लगा रहे हैं। मैं तो आक्षेप लगा रहा हूँ। कंदहार में कौन जाकर किसको छोड़कर आया था सबको पता है। संसद के ऊपर अटैक किसकी सरकार में हुआ था सबको पता है। बहुत लंबी फहरिस्त है, किसकी सरकार के अंतर्गत पत्थर फेंकने वालों और मारने वालों की संख्या बढ़ गई, ये भी सबको पता है। तो उस पर मैं नहीं जा रही, वो आज का विषय नहीं है। पर विषय ये है कि अब की बार निजता पर वार ये मोदी सरकार करना चाहती है। राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और आज ये 10 एजेंसियों को ये अधिकार देते हैं कि कंप्यूटर पर किसी भी तरीके की, मैं ये पढ़ना चाहती हूं, फॉर द पर्पसेस ऑफ इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स
अंडर द सेड एक्ट नेमली, और ये फिर उसके बाद 10 एजेंसी हैं जो कि उसके जरिए हमारे घर में बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो आप जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो अपराधी है या वो आतंकवादी है, कौन ले रहा है हर लेकिन व्यक्ति उसके का? पास घर-घर मोदी अधिकार है। घर घर तो मोदी है, मगर घर घर जासूसी कहाँ हो रही है? करना चाहता तो सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती घुसकर ये उसकी केस कर सकते जानकारी हैं को जाके निकाले। कोर्ट में, किसने आप रोका है? गलत बात कर रहे जाके हैं केस और करिए। आप निजता पर प्रहार कर रहे हैं। तो आप केस करिए ना जाके। मैम मेरा आपसे सवाल है, आपने किसानों की बात करी, तो आपने अभी 3 राज्यों में जीत के आई कांग्रेस, तो वहाँ किसानों के साथ अभी से उनको पता चल गया कि ठगी कर दी। आपने पहले बताया कि आपका कर्जा माफ कर देंगे, अब टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया वहाँ। तो किसानों के साथ आप पहले इतना जल्दी जनता जागरूक, आप पहले एक्सपोज हो गए 2019। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस? कि अल्पकालीन ऋण आपका माफ होगा, पहले तो ये नहीं बताया था ना उनका कि आपका माफ होगा। लगता है थोड़ा सा भ्रम आपको हो रहा है। नहीं, भ्रम नहीं हो रहा मैम। नहीं, मैंने ये कहा कि अल्पकालिक यानी कि एक शॉर्ट टर्म मेजर ये भी है कि हम लोन वेवर दे दें, हम माफ कर दें कर्ज, और लॉन्ग टर्म मेजर मैंने बहुत सारे गिनाए। पर समस्या ये है कि इतने सारे किसान प्रताड़ित क्यों हैं? अभी ये जो मार्च हुआ था किसानों का, जिसके टीवी डिबेट भी उस पर बहुत ज्यादा चला, उसमें तो बहुत से ऐसे पोस्टर लगे थे जो कह रहे थे कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। तो धान की कीमत नहीं दे पाए, किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर उन्हें विश्वास था कि हम 25। ये बात तो सच है, सब इंतजार कर रहे थे। देखिए अंजना जी, अभी इन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा, मैं इसका उत्तर, इन्होंने कहा कि किसानों की हालत ऐसी क्यों होगी। मैं आपको आज दिल से बता रहा हूं, अगर वाकई राहुल गांधी जी की पार्टी, मैं उन पे नहीं कह रहा हूं, वो छोटे होंगे उस समय, उनकी पार्टी अगर 70 सालों से जगी होती ना, सोई नहीं होती, किसानों के मुद्दों पर वाकई काम किया होता, तो आज ये डिबेट बोलने तो अगर नरेंद्र मोदी फिर चिल्लाना शुरू हो, फिर चिल्लाना हो, फिर रागिनी जी बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, मैंने पूरा सुना, आपको सुन लीजिए। ठीक है, जवाब सुनो। अगर आज ये कह रहे हैं सुन कि लीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो कांग्रेस ने कर दिया, क्यों बन गए? देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? कर्ज माफी किया, ठीक बात है, मगर केवल मध्य प्रदेश में 9% किसान ही इससे लाभान्वित होंगे। जिस प्रकार का टर्म कंडीशन लगाया है, बाकियों का कुछ लाभ नहीं होने वाला। कर्नाटक में 300 से अधिक किसानों ने केवल 1 वर्ष से कम अवधि में आत्महत्या की है। वहां कांग्रेस पार्टी है। 44,000 करोड़ कर्ज माफी में खर्च किया और कितनों को फायदा हुआ? मात्र 800 किसानों को फायदा, मात्र 800 किसानों को। मतलब वहां भी घपला, वहां भी घोटाला। और तीसरी बात, आज राजस्थान में यूरिया को लेकर सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। कल तक हमारी सरकार थी, एक दाना यूरिया की लड़ाई नहीं हो रहा था, जाते ही घपला शुरू। जाते ही इनके नेताओं ने यूरिया के बोरिया बंद कर करके अपने घर में गोदाम में रखना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप में यूरिया बेचेंगे, ये उनका विषय है, मगर इनको पता नहीं है कि नीम कोटेड यूरिया है। इनको पता नहीं है कि नीम कोटेड यूरिया है। इनको पता नहीं है कि नीम कोटेड यूरिया है। अब कुछ नहीं होने वाला है। जवाब, आप तो राजस्थान में थी, टोंक और धौलपुर में क्या खाद और डीएपी को लेकर नहीं आंदोलन कर रहे थे जब सरकार ने लाठियां भांजी और लहूलुहान? 70 साल से कितने आंदोलन में गिनवाऊं? मैं इतने पेपर लाया हूं 70 साल के आंदोलन में, एक बार भी ऐसा नहीं, खत्म ही नहीं होगा। इतने किसानों का आंदोलन 70 साल से हुआ। अरे आप तो मेरे लिए बोल सकते हैं बड़े मियाँ, ठीक है, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं आपके पार्टी में, वो ऐसे हैं दूसरा कि उनके साथ से कोई कंपैरिजन भी करना नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका वादा था कि ये 3 फेज की लाइट देंगे, 8 घंटे की किसानों की, उन्होंने क्यों नहीं दी? और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अंजना जी, अगर ऐसा खराब काम किया होता ना मध्य प्रदेश में, तो टाई नहीं होती। बराबरी की लड़ाई हुई है मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद भी। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आप तो कर्जा भी माफ ना करें, और कांग्रेस पार्टी जो करे उसमें आपने 44,000 कर्जा माफ, 800 किसानों को फायदा, ये कौन सा कर्जा माफ है बताइए? ये कौन सा कर्जा माफ को तैयार है? अगला सवाल जल्दी से, ये है कि आप सूट बूट वालों का टाइम हो रहा है, पूछिए उद्योगपतियों का लोन माफ मेरा सवाल किसी पर्टिकुलर पूछिए है, बस ये है कि आप लोग हमेशा बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, बट इंडिया एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो आप एज अ इंडिया कब बात करेंगे? क्योंकि ये तो यही शो कर रहा है कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, तो एज अ इंडिया आप कब बात करेंगे? आप उस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि उनका ये पूछना है कि इस देश में अब सब कुछ हिंदू मुस्लिम हो चुका है, क्योंकि आपको ये सूट करता है ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता पर बच्ची का सवाल था। देखिए, इस देश की सुंदरता है कि इस देश में कभी बंटवारा नहीं होता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, यहाँ हमेशा एकता रहती है। लिंचिंग होता है नहीं। देखिए, सबसे मदर ऑफ ऑल लिंचिंग 1984 का था, और हम आज धन्यवाद देते हैं इस देश का और इस देश की जुडिशरी का कि सज्जन कुमार को अंततोगत्वा आज जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। दूसरी बात, जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, अंजना जी, एक बहुत बड़ी बात है, हमने आप शायद ऑब्जर्व नहीं किया है। देखिए, आप तो खुद टीवी पे रहती हैं और हम देखते हैं,
पहले जो भी गठबंधन होते थे तो पहला लाइन क्या होता था, हम सब सेक्युलर पार्टीज इकट्ठे हो गए हैं, बीजेपी कम्युनल है, हम उसे हराएंगे। इस बार आपने ये कम्युनल शब्द और सेक्युलर शब्द एक बार भी ये महागठबंधन के सभी लोगों से सुना है? एक बार भी नहीं, क्योंकि अब होड़ लग गई है कि सबको हिंदू बनना है। क्यों? क्योंकि 70 वर्षों तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गाली गाली और गाली एक चल रहा था कि हिंदुओं को सेकंड रेट सोचना है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स। मैं मुस्लिम के लिए सम्मान के लिए कह रहा हूं, मेरे भाई हैं भैया, अपना ही देश है। मगर जिस प्रकार की राजनीति इन लोगों ने की थी उसका नतीजा रहा कि आज सबको, किसी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, किसी को बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या, क्या खराब सर, क्या कर ले आपका खराब कह देने से? देखिए मैं तो निंदा करता हूं और कहता हूं फांसी की सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने एक निर्दोष इंस्पेक्टर की हत्या की है। मैं बताता हूं ये बात होनी चाहिए और होगी भी। तो क्यों नहीं, योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं दिखता ये? उनके लिए आज भी प्राथमिकता यही है कि गाय की हत्या किसने की? ऐसी बात अंजना जी, ऐसी बात 10 जगहों पर वो बोल चुके हैं। अंजना जी ऐसी बात नहीं है, एसआईटी बनाया गया है, बहुत ही निरपेक्ष तरीके से एसआईटी काम कर रही है और आप देखिएगा जिन लोगों ने इस बात को अंजाम दिया है इनका सवाल मैं टिप्पणी तो दे दूं। हिंदू मुस्लिम का सवाल इन्होंने पूछा है। देखिए हर चुनाव से पहले ये दिवाली, रमजान, कब्रिस्तान, शमशान, यहाँ वोट, हमें वोट नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे, ये इस तरीके का नैरेटिव। औरंगजेब की औलाद कौन है? तुम बताओ हिंदू हो कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है, ये नैरेटिव कौन खड़ा करता है देश में? जनेऊधारी ब्राह्मण गोत्र, जनेऊधारी ब्राह्मण गोत्र 90% मुस्लिम वोट देना है। अब कोई फर्क नहीं बचा है राजनीति जी, नहीं आप गलत बोल रही हैं। और सीपी जोशी जी जाति पूछ रहे थे, स्वघोषित सीपी जोशी जी जाति पूछ रहे थे, वो कुछ नहीं है। 60 साल तक अगर हमारी, ये कहते हैं 60 साल हमने राज किया। अरे अंजना जी, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया था, मैं आतंकवादी दिख रहा हूँ, याकूब मेमन सही था और हम सब आतंकवादी हैं। कह रही हूँ कि ये बहुत बढ़िया है। वोट हिंदुओं को, वो अफजल गुरु बहुत इनका सगा भाई बना हुआ है और हम सब आतंकवादी हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही हाल है कांग्रेस पार्टी। ओसामा बिन लादेन, दिग्विजय सिंह, ओसामा जी, ओसामा जी, एक बार भी इन्हें नहीं टोका। सवाल रागिनी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने 3-4 बार रिपीट किया, बैठे 1.5 घंटे से देख रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने सिलेंडर वो दिए, चूल्हे दिए तो सिलेंडर नहीं दिए, बाथरूम बनवाए तो पानी नहीं दिया। आपने देखा जाके सिलेंडर दी? मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। छत्तीसगढ़ में एक गांव है, रागिनी जी पहले मैडम को बोलने तो दीजिए, पूरा कर लीजिए अपनी बात। देखिए आप जनता है भैया, जनता को बोलने दीजिए, बोल रही है आंटी को बोलने दीजिए। लेट मी से अ वर्ड एट लीस्ट कि मोदी जी ने जब वो दिए हैं चूल्हे दिए हैं तो सिलेंडर साथ में दिए गए हैं। मैडम उनके स्टेटमेंट्स आई हैं लोगों की इतनी जगह से, रोज ही आती रही हैं। और जब बाथरूम बनवाया तो पानी के बिना कैसे बाथरूम बन सकते हैं? पानी भी है। नहीं, आई डोंट एग्री, वी डोंट एग्री। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकती हूँ। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है तिल्दा नेवरा, वहाँ पर बहुत सारी, अच्छा ये कह रहे हैं पानी। अच्छा राहुल जी, ठीक है, अब आपने पूछा, एक सेकंड। राहुल जी जो है, राहुल जी थोड़ा उनको बड़े छोटे की इज्जत करनी चाहिए। ये चोर है, ये चौकीदार है, मैं इनको सोने नहीं दूंगा। बच्चे भी हंसते हैं जब टीवी लगता है तो। आई एम सो सॉरी टू। जिसमें कि उन महिलाओं ने ये बात कही कि हमारे पास चूल्हा आ गया है, कहते हैं सब्सिडाइज सिलेंडर मिलेगा, लेकिन 947 रुपए का सिलेंडर खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। समस्या यही है कि ऊपर की लीपा पोती है। अंजना जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। फील गुड फैक्टर अंदर से होना चाहिए। जल्दी से क्योंकि 2 छोटे-छोटे सवाल में लेना चाहता हूं। वो होती नहीं है। छोटे-छोटे भाइयों से और बहनों से ले लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा सा उत्तर दे दूं। मैं इतना बोलना चाहता हूं अंजना जी, हो सकता है कि किसी एक टॉयलेट में पानी थोड़ा कम आ रहा हो सकता है किसी के सिलेंडर में कोई खामी हो। ये सारे डिस्कशन नहीं हो रहे होते अगर 70 सालों में सबके घर में टॉयलेट बना दिए होते और सबके घर में सिलेंडर दे दिए होते। ये यहाँ दहाड़ मार के सो रहे थे और अब बोल रहे हैं अरे तुम्हारे टॉयलेट में पानी नहीं है, तुमने लोटा नहीं दिया, तुमने सिलेंडर के ऊपर गैस नहीं लगाया। ये सब अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे हुए हैं। आपने इतना कमाल का काम किया था, सबके घर में सिलेंडर दे दिया था। 5,000-10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं। बड़े मुश्किल, देखिए फिर से जैसे मैं बोला फिर वो लोटा वोटा लेके सब टॉयलेट अच्छी बात नहीं है। अगला सवाल जल्दी। मेरा सवाल दोनों पार्टियों के प्रवक्ता से है। जिस तरह अमित शाह जी का आज स्टेटमेंट आया, तो क्या वो भाजपा के अति विश्वास की हार को दर्शाता है? और जिस तरह राहुल गांधी जी की मोदी जी से कंपेयर किया जाता है, तो राहुल गांधी जी का लोग ये देखते हैं कितने चुनाव जीते, कोई ये नहीं देखता कितने हारे। तो मैम वो भी तो एक बड़ा मार्जिन है ना। ठीक है,
मेरा एक सेकंड, दोनों हो जाए। मेरा सवाल रागी जी से है कि हमें पता है कि कश्मीर में भी क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें कश्मीरी पंडित जो हैं कांग्रेस ने भगाए थे जिस तरह, क्या अब आप जैसे बोलते हैं आप हिंदुत्व मान रहे हैं, तो आप क्या उन्हें वापस लेने के लिए भी तैयार हैं और ले भी रहे हैं, तो आप किस तरह उन्हें वापस लेना चाहेंगे और किस इज्जत से लेंगे? देखिए, जो हिंदू एक्सोडस की बात है, ये कांग्रेस पार्टी कितनी अवेयर है जनता, देखिए कि हम ये बहुत बार कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा है, इसके ऊपर बहस भी हुई है। मैं तो ये कह रही हूं कि इस एक्सोडस को इतना बड़ा मुद्दा बनाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार नहीं, ये मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए अंजना जी। ये एक्सोडस को बड़ा मुद्दा हमने बना दिया, ये मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए। कश्मीरी पंडित का मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए। ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं रागिनी जी, अच्छी बात नहीं अंजना जी, ये सब कुछ आप कर दें और हम सब कुछ ठीक करते रहे, समय तो लगेगा। इतने वर्षों तक आपने जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न किया, उनको भगाया, आप बोल रहे हैं इसका मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए। मुझे इस बात पे दोहन करते हैं, लेकिन हिंदुओं का हम दोहन करते हैं। अरे आप तो हमें आतंकवादी सोचती है, छोड़िए धारा नहीं हटा पाए आप। ये तो बड़े कमाल के लोग हैं, लगाएंगे ये और हमें चिढ़ाएंगे। हमने लगा दिया, हटाओ हटाओ, हटा के दिखाओ। ये बड़े कमाल के लोग हैं। 370 क्यों नहीं हटाया? कश्मीरी को हमने भगा दिया, तुम लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। रोहिंग्या को हम ले आए, तुम भगा के दिखाओ, भगा के दिखाओ। ये कमाल के लोग हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं आज तक दुनिया में कहीं। ये जवाब दीजिए, आपने मौका क्यों गवाया? कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, कैसे होगी, क्या उसका खाका हो, ये बच्ची का सवाल था। जवाब मिला आपको? यहां भी नहीं मिला। यही देश की राजनीति की हालत हो चुकी है। तो टक्कर में 2019 के लिए जो खाका बन रहा है गठबंधन का, उस पर, हनुमान जी की एंट्री पर और फिर जासूसी के आरोप पर आप देख रहे थे टक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर संबित पात्रा और रागिनी नायक जी। तालियों के साथ अभिनंदन आप लोगों का कि आपने इतने धारदार सवाल पूछे और अपनी बात कम से कम नेताओं तक पहुंचाई, क्योंकि अब कुछ महीने ही हैं बाकी। पिक्चर कितनी बाकी है यही तय करेंगे, और अंतिम बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी। बहरहाल आज तक देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।